हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स का, जिसमें हम समझेंगे कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, इसे बनाते क्यों है, इसकी जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और इसको बनाते हुए हम क्या गलती करते हैं। ये सभी समझेंगे इंट्रोडक्शन के टॉपिक में। साथ में ही हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका चैप्टर नंबर 14 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। अभी तक आप समझ चुके हो, जर्नल एंट्रीज बनाना सीख चुके हो, लेजर में पोस्टिंग करना सीख चुके हो, सब्सिडरी बुक्स बनाना सीख चुके हो और सब में पोस्टिंग भी करना आपको अच्छे से आ गया है। लेकिन जब आप सारी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर लेते हो, बना लेते हो, उसके बाद आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन होती है, डाउट आता है कि क्या मैंने जितनी भी पोस्टिंग की है, एंट्रीज की है, वो करेक्ट की है, कहीं मिस्टेक तो नहीं की। तो इसी कंफ्यूजन और डाउट को दूर करने के लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ये है आपके ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, जहां पर आप लेजर और अपनी सब्सिडरी बुक से सभी अकाउंट्स को लिखते हो, नाम लिखते हो, और जब आप उसको बैलेंस करते हो तो वहां आपके पास या तो डेबिट बैलेंस आता है या क्रेडिट बैलेंस आता है। तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग आप इन दोनों कॉलम्स में उन फिगर्स को लिखते हो। एंड में आप दोनों ही कॉलम का टोटल करते हो। अगर ये दोनों कॉलम का टोटल आपका सेम आता है, मैच करता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी बुक्स हैं जो आपने लिखी है, वो अर्थमेटिकली करेक्ट है। मतलब कि आपने कोई फिगर लिखने में कोई मिस्टेक नहीं की है, डेबिट और क्रेडिट का मिक्सअप नहीं किया है, आपने सारी बुक्स करेक्टली लिखी हैं। अब देखते हैं कुछ फीचर्स जो कि ट्रायल बैलेंस के हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें खूबी क्या है, हम क्या बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो ट्रायल बैलेंस है वो आपके जितने भी अकाउंट्स है उसकी सबकी लिस्ट है, वहां पर वो सारे क्लोजिंग बैलेंसेस आपको शो करता है। दूसरा पॉइंट है, ये एक स्टेटमेंट ही है, एक वर्किंग पेपर है। ये आपका फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, जिसे आप फाइनल अकाउंट में लगाओगे ही लगाओ बिजनेस के। ये एक आपका वर्किंग पेपर है, जिसे आप अपनी एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हो। सिर्फ एक स्टेटमेंट है, नोट है। नेक्स्ट है आपका, ये आप किसी भी पॉइंट पर बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर पीरियड की वेट नहीं करनी कि वो खत्म होगा तभी मैं उसको बनाऊंगा और तभी मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि हाँ, मेरे बुक्स करेक्ट है या रॉन्ग है। आप किसी भी मोमेंट पे इसको बना सकते हो, अपने अकाउंट्स में बैलेंसेस निकाल करके उन बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में लिख करके अपनी बुक्स की एक्यूरेसी को चेक कर सकते हो। लेकिन वो एक्यूरेसी आपकी चेक जो हो रही है वो उसी डेट तक की चेक होगी। आप ये नहीं सोच सकते कि हाँ, फर्दर भी अगर आपने बुक उसके बाद लिखी है, तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस उस डेट को मैच कर रहा है, तो फर्दर की बुक्स भी आपकी करेक्ट है। नहीं, वो सिर्फ उसी पॉइंट, उसी डेट को जो आपने बनाया है, उसी डेट को ही वो आपके बुक्स का हाल बताता है कि हाँ, ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, जो ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हो वो आपको सिर्फ आपकी अर्थमेटिकली मिस्टेक के लिए बताता है सॉरी, कि वो एक्यूरेट की है, आपने कहीं मिस्टेक नहीं की है फिगर लिखने में। मतलब कि अगर आपने कोई प्रिंसिपली या मेथोडिकली कोई मिस्टेक कर दी है अपने बुक्स को लिखने में, वो गलती आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा। नेक्स्ट है, ये जो ट्रायल बैलेंस आप बनाते हो, ये आपका फाइनली हेल्प करता है आपकी फाइनल अकाउंट्स बनाने में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाने में। क्योंकि आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस से ही बैलेंसेस को पिक करके उन अकाउंट्स में फिल करते हो और अपने फाइनल अकाउंट्स को बना सकते हो। पार्ट नहीं होता, ये आपका एक हेल्पिंग पेपर है, वर्किंग पेपर है फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही था कि ट्रायल बैलेंस आपकी प्रूफ नहीं है कि आपने जो बुक्स लिखी हैं वो बिल्कुल करेक्ट लिखी है, कोई मिस्टेक नहीं की है। मिस्टेक अभी भी हो सकती है आपकी बुक्स में, प्रिंसिपली या मेथोडिकली। ये सिर्फ एक्यूरेसी देता है आपकी अर्थमेटिकल मिस्टेक्स की, कि आपने वो मिस्टेक नहीं की है। अब देखते हैं वो गलतियां कौन सी है जो हमारे ट्रायल बैलेंस में हम करते हैं। ये दो तरह से होती है। एक, वो गलतियां जो आपके ट्रायल बैलेंस को बनाते हो उसको अफेक्ट करती है, और वो गलतियां आप अपने ट्रायल बैलेंस में कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो।
दूसरी गलतियाँ अगर आप ट्रायल बैलेंस को बना भी लोगे, तो भी वो अफ़ेक्ट नहीं करेगी और वो गलतियाँ आप ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़ सकते। तो पहले देखते हैं वो गलतियाँ जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफ़ेक्ट करती हैं, वो गलतियाँ जो आप ट्रायल बैलेंस को बनाओगे तो आप पकड़ सकते हो, वो कौन-सी है? फर्स्ट है रॉन्ग कास्टिंग, मतलब कि अगर आपने बैलेंसिंग ही रॉन्ग कर दी है, टोटल करने में मिस्टेक कर दी है, तो वो गलती आप अपने ट्रायल बैलेंस से पकड़ सकते हो। क्यों? अगर आपने टोटल गलत किया है, तो जो अकाउंट का बैलेंस आना चाहिए, जिससे मैच करना चाहिए, वो मैच नहीं करेगा, तो डिफरेंस शो करेगा और डिफरेंस आ रहा है, तो आप ट्रायल बैलेंस से पकड़ सकते हो सारे अकाउंट्स को टोटल और बैलेंस चेक करके। नेक्स्ट है अगर आपने रॉन्ग साइट पर पोस्टिंग कर दी है, मतलब कि जो अकाउंट आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है, उसका डेबिट बैलेंस की जगह आपने क्रेडिट साइट पर पोस्टिंग कर दी है, क्रेडिट साइट पर लिख दिया है, या कोई अकाउंट आपका डेबिट साइट पर पोस्टिंग होनी थी लेजर में, उसकी पोस्टिंग आपने गलती से क्रेडिट साइट पर पोस्टिंग कर दी है, या अदर वे, तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो फिगर रॉन्ग हो जाएगी, डेबिट होने वाली क्रेडिट में आ जाएगी और क्रेडिट होने वाली डेबिट में आ जाएगी, तो रॉन्ग हो जाएगी, तो आपका ट्रायल बैलेंस नहीं मैच करेगा। ये गलती भी आप ट्रायल बैलेंस से पकड़ सकते हो। दूसरी गलती है रॉन्ग अमाउंट की। अगर आपने डेबिट साइड में तो मान लीजिए ₹500 से डेबिट होना था, वो तो आपने कर दिया, लेकिन जो क्रेडिट साइड में है, वो सिर्फ़ ₹50 से किया, तो जो ₹450 का डिफरेंस है, वो तो रह गया ना, जिसे आपका ट्रायल बैलेंस बताएगा कि आपने ये गलती कर दी है, आपने फिगर रॉन्ग लिखी है, तो वो भी आप पकड़ लोगे। नेक्स्ट है आपकी जो जर्नल एंट्री होती है उसमें डेबिट और क्रेडिट 2 साइड पर अकाउंट आते हैं। 2 अकाउंट में आप लेजर में या सब्सिडरी बुक में पोस्टिंग करते हो। अगर आपने एक साइड की पोस्टिंग करना भूल गए हो, आपने नहीं की है, तो भी आपका डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस बिगड़ जाएगा, मैच नहीं करेगा और आपका ट्रायल बैलेंस इस मिस्टेक को पकड़ लेगा। नेक्स्ट है आपका, आपने जो पोस्टिंग की है, बाय मिस्टेक उस पोस्टिंग को डबल ट्वाइस कर गए हो, 2 बार कर गए हो, या आपने उस पोस्टिंग को क्रेडिट में जो होनी थी, उसकी भी पोस्टिंग आपने डेबिट में ही कर दी है, तो वो मिस्टेक भी आप ट्रायल बैलेंस से पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक अकाउंट जो है आपका, वो एक ही बार में डेबिट हो गया या क्रेडिट हो गया डबल अमाउंट से, और जो क्रेडिट होना था, वो तो सिंगल अमाउंट से, तो वो जो एक अमाउंट जो है, वो डबल बार हो गई है, उसका इफ़ेक्ट तो आपका ट्रायल बैलेंस में डेफिनिटली शो होगा, जिसे आप ट्रायल बैलेंस में पकड़ सकते हो। ट्रायल बैलेंस इस चीज़ का सबसे बड़ा डॉक्टर है। अब है वो गलतियाँ जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफ़ेक्ट ही नहीं करती, उसको ट्रायल बैलेंस पकड़ ही नहीं पाता। वो गलतियाँ हैं एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन का मतलब है कि कोई ट्रांज़ैक्शन हुई है और उसकी आपने जर्नल एंट्री कंप्लीटली बनाई ही नहीं। मान लीजिए आपने कोई कैश में सेल की है मोहन को ₹5000 की, तो अमाउंट हो एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। आपने उसकी एंट्री कैश बुक में पोस्ट ही नहीं की। पोस्ट नहीं की तो फर्दर लेजर में भी पोस्टिंग नहीं हुई, तो दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड की पोस्टिंग नहीं हुई, तो आपके ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब है, मान लीजिए जो आपने सामान अभी सेल किया था, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया, सेल किया है ₹5000 का कैश में, वो अमाउंट है ₹5000 की, और आपने 5000 की जगह क्या एंट्री बना ली है, कैश अकाउंट डेबिट ₹500 टू सेल अकाउंट क्रेडिट किया आपने ₹500। तो जो 5000 से होनी थी वो आपने 500 से कर दी है। आपको ये पता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर सेम अमाउंट आ रही है ₹500 से, तो दोनों पलड़े आपके जब सेम ही आ रहे हैं, तो आपका ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर वो होती हैं, ये 2 अकाउंट को मिलाकर के होंगी। जैसे कि आपने स्टेशनरी खरीदी ₹200 की और प्रिंटिंग कराई ₹20 की। कोई ज़ेरॉक्स कॉपी कराई, ₹20 का खर्चा हुआ। तो आपने स्टेशनरी अकाउंट में क्या लिखा? ₹20 का खर्चा बुक कर दिया, और प्रिंटिंग के अकाउंट में आपने ₹200 का खर्चा बुक कर दिया। तो अमाउंट तो सेम आ रही है। अमाउंट तो जो खर्चा आपने किया ₹220 का ही आ रहा है। आपने अगर कैश में किया तो कैश बुक में भी आ रहा होगा ₹220 का। लेकिन जो अकाउंट जो है वो दोनों अलग हो गए। प्रिंटिंग की जगह स्टेशनरी हो गया और स्टेशनरी की जगह प्रिंटिंग के
में अकाउंट में आप फिगर रॉन्ग लिख गए हो, तो वो भी एक दूसरे को कंपनसेट कर गई है, वो एरर आप ट्रायल बैलेंस से नहीं कैच कर सकते। नेक्स्ट है आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो एरर है जहां पर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को या तो रेवेन्यू काउंट कर जाते हो और या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल में लिख जाते हो। जैसा कि हम नॉर्मली ऐसी मिस्टेक कहाँ करते हैं, जब आप कोई नई एसेट खरीदते हो और जो उस पे खर्चा करते हो, उस पे जो कार्टेज पे करते हो या उसको कोई लगाने का कंडीशन में लाने के लिए जो खर्चा करते हो आप, वो सारा खर्चा हम कैपिटल एसेट में, जो भी हमारी एसेट होती है उसमें कैपिटलाइज करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। आप उसको कैपिटलाइज करने की जगह अगर अगर आपने उसका खर्चा बुक कर दिया, तो वो प्रिंसिपली एरर है। मान लीजिए आपने एक मशीनरी खरीदी है 4,000 रुपए की, और उस पे उसको आपकी बिल्डिंग तक लाने का कार्टेज आपने 100 रुपए का पे किया। तो आपकी जो मशीनरी है उसका अकाउंट जो है वो 4100 से डेबिट होगा इंस्टेड ऑफ 4000। जो 100 का अमाउंट है वो भी आपकी मशीनरी अकाउंट में ही ऐड होगा इंस्टेड ऑफ कार्टेज अकाउंट में। अगर आपने उसको कार्टेज अकाउंट में डाल दिया है तो वो प्रिंसिपली रॉन्ग है, और ये मिस्टेक भी आप ट्रायल बैलेंस से कैच नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। अब मान लीजिए, जैसा कि अभी मैंने आपको मशीनरी का ही एग्जांपल दिया, उसी एग्जांपल को लेते हैं। आपने खरीदी तो मशीनरी है और आपने उसको पोस्ट कर दिया फर्नीचर अकाउंट में। पोस्टिंग तो हो गई, दोनों अकाउंट ही डेबिट होंगे, एसेट है, दोनों ही एसेट डेबिट होंगी, लेकिन जो अकाउंट है वो डिफरेंट कर दिया। मशीनरी की जगह आपने फर्नीचर में पोस्टिंग कर दी, तो वो अकाउंट की मिस्टेक भी आपका ट्रायल बैलेंस नहीं बताएगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स आप ट्रायल बैलेंस में करते हो, कुछ है पकड़ी जाएंगी और कुछ है नहीं पकड़ी जाएंगी। इसके लिए जो मिस्टेक्स है जो नहीं पकड़ी जाती, उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी सारी बुक्स में सारी पोस्टिंग को दोबारा से चेक करना होगा। लेकिन फिर भी अगर आप मिस्टेक को नहीं चेक कर पाते हो सारी चेकिंग करने के बाद भी, तब भी आपके पास एक ट्रम्प कार्ड है, वो है सस्पेंस अकाउंट। तो जिस साइड का टोटल आपका कम आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, डेबिट या क्रेडिट साइड का, उस साइड पर आप सस्पेंस अकाउंट लिखोगे। और एंड में जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, उस टाइम अगर आपको मिस्टेक समझ में आ जाती है, तो आप रेक्टिफिकेशन एरर्स को एंट्री को डाल करके उस मिस्टेक को कंप्लीट कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको याद रखनी है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। जैसे कि एसेट है, एसेट का नेचर ही आपका क्या है, वो आप उसको डेबिट करोगे, इसका बैलेंस हमेशा आपका डेबिट बैलेंस आएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो ये अकाउंट्स है, अगर वो एसेट है तो वो डेबिट ही होंगे, लाइबिलिटी है तो वो क्रेडिट होगी, एक्सपेंस या नुकसान है तो वो डेबिट होगा, और इनकम या प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट होगी। कैपिटल है तो वो क्रेडिट होगी, और ड्राइंग्स क्या है, एक तरह से आपका कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन वो आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न एक तरह से आपका फायदा है, खर्चे को कम कर रहा है, इसलिए हम उसको क्रेडिट करते हैं। और पर सेल्स रिटर्न आपकी इनकम को रिड्यूस करता है, एक तरह से नुकसान है, इसलिए हम उसको डेबिट करते हैं। ये थी इंपॉर्टेंट अकाउंट्स जिसको आपको ध्यान रखना है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। अब देखते हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 1 को। इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ अकाउंट्स दिए गए हैं डायरेक्टली आपकी बुक से, लेजर से, जहां से आपको बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस पिक करने हैं और आपको बनाना है ट्रायल बैलेंस। तो पहले हम एक एक अकाउंट को पिक करेंगे और उसके क्लोजिंग बैलेंस को समझेंगे कि वो है क्या, उसका नेचर क्या है। यहाँ पर आपके पास पहले कैश बुक दी गई है, जहां पर आपको कैश और बैंक दोनों के ही बैलेंसेस दिए गए हैं, उसको आपको फाइंड करना है। तो बैलेंस सीडी लिखा है, इसका मतलब है क्लोजिंग बैलेंस, और कहाँ लिखा है, क्रेडिट साइड पर लिखा है। आपको क्रेडिट साइड पर लिखने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, तभी तो इक्वल करने के लिए आपने कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड पर लिखा। अब आपने जब क्रेडिट साइड पर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है और बैलेंस भी कौन सा हो जाएगा, ये डेबिट बैलेंस। तो आप लिखोगे कैश अकाउंट, ये बैलेंस है आपका डेबिट बैलेंस, कितने का, 98,000 रुपीज का, जो कि आप यहाँ पर लिखते हो, इसके सामने लिखते हो, वही अमाउंट आपकी आएगी क्लोजिंग बैलेंस में। और कैश आपका क्या है, एसेट है।
ऐसे ही आपका बैंक के कॉलम में देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तभी आपने इक्वल करने के लिए क्रेडिट साइड पर लिखा है 5,91,000। तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है बैंक अकाउंट, तो ये भी आपका डेबिट बैलेंस हो जाएगा 5,91,000, और बैंक का बैलेंस आपका डेबिट है तो वो भी आपका एसेट है। अब यहाँ पर आपका जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, एक पॉइंट ये भी समझो, टू बैलेंस बीडी लिखा हुआ है। तो जब आप बुक्स लिखते हो तो हर मंथ अगर आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल करके नेक्स्ट मंथ में कैरिड फॉरवर्ड करते हो, ब्रॉट फॉरवर्ड करते हो, ब्रॉट डाउन करते हो, तो वो बैलेंस आप कहाँ लिखोगे? डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पर लिखोगे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्टली इस तरह से भी दिया हुआ है तो आप वहां से भी पिक कर सकते हो। बैलेंस बीडी लिखा हुआ है, ओपनिंग बैलेंसेस है, डेबिट साइड लिखा है, तो आपका डेबिट साइड से डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में देखो बैलेंस सीडी कहाँ लिखा है? डेबिट साइड पर। क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। अब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इक्वल करने के लिए आपने कहाँ लिख दिया? डेबिट साइड पर। और ये बैलेंस क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट बैलेंस 5,00,000 रुपए का। कैपिटल का नेचर क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है याद रखने के लिए, वो है आपका क्रेडिट बैलेंस, और वो है आपकी लाइबिलिटी जिसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट। खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट्स की हम बैलेंसिंग नहीं करते नॉर्मली। उसकी बैलेंसिंग हम तभी करते हैं जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उस टाइम पर या तो हम इसको लिखते हैं बाय ट्रांसफरिंग टू ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से लिख करके उसके बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं। लेकिन मैंने लास्ट चैप्टर लेसन में आपको बैलेंस करना सिखाया है। अगर आप हर अकाउंट को बैलेंस भी कर दोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, वो भी करेक्ट है। तो अगर आप इसको बैलेंस करते हो, डेबिट साइड पर टोटल ज्यादा है, तो आप इसको बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड पर लिखोगे। क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट आएगी 6,82,000 रुपए। अब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो ये हो जाएगा आपका डेबिट बैलेंस 6,82,000 रुपए, और खर्चा है ये, तो ये खर्चा आपका हमेशा डेबिट होता है। नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड पर कोई अमाउंट नहीं है, क्रेडिट साइड पर 10,000 रुपए है। इक्वल करने के लिए आप कहाँ लिखोगे? नॉमिनल अकाउंट है ये भी, तो इक्वल करने के लिए आप कहाँ लिखोगे? टू बैलेंस सीडी लिखोगे, डेबिट साइड पर अमाउंट आएगी 10,000 रुपए। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है इसका, इसलिए इसका बैलेंस भी क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस 10,000 रुपए। इसका नेचर ही हमेशा ये है कि ये हमेशा आपका क्रेडिट आएगा, और इसको हम इनकम नहीं कहते, इसको हम ये मानते हैं कि इसने हमारे खर्चे को रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। आप इसको एक इनकम नहीं मानोगे, एक तरह से प्रॉफिट मानोगे, फायदा मानोगे। नेक्स्ट है आपका सेल्स अकाउंट, जिसमें डेबिट साइड पर कोई अमाउंट नहीं है, क्रेडिट साइड पर अमाउंट आ रही है, और बैलेंस करने के लिए आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पर लिखोगे। क्या लिखोगे? टू बैलेंस सीडी, अमाउंट आएगी 9,81,000 रुपए। अब क्रेडिट बैलेंस होगा ये, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा 9,81,000 रुपए, और ये है आपकी इनकम। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है आपका सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड पर 15,000 रुपए आ रहे हैं, क्रेडिट साइड पर नहीं है, नॉमिनल अकाउंट है ये भी, और इसको आप बैलेंस करने के लिए कहाँ लिखोगे? आप क्रेडिट साइड पर क्या लिखोगे? बाय बैलेंस सीडी, अमाउंट आएगी 15,000 रुपए। अब आपने लिखा है 15,000 रुपए क्रेडिट साइड पर, तो ये बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस 15,000 रुपए हो जाएगा, और ये है आपका वो अकाउंट जो आपकी इनकम को रिड्यूस करता है। ये एक तरह से फायदा है, रिड्यूस करता है, सॉरी। तो ये आप एक तरह से आपको नुकसान है कि आपकी जो इनकम है वो रिड्यूस कर रहा है, इसलिए आप इसको डेबिट करोगे। नेक्स्ट है आपका मुकेश अकाउंट। जो भी पार्टीज के अकाउंट है वो आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, और उसके आपको बैलेंस देखने होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप देखो। जैसे कि यहाँ पर बैलेंस सीडी कहाँ लिखा हुआ है आपका? डेबिट साइड पर। तो डेबिट साइड पर क्यों लिखा? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो ये है आपका क्रेडिटर, मुकेश आपका क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है जिसको आपको पे करना है। क्रेडिट बैलेंस है 78,000 रुपए। अब यहाँ देखो बैलेंस बीडी दिया हुआ है, बैलेंस बीडी दिया हुआ है, क्रेडिट साइड पर ही लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहां से भी पिक कर सकते हो। क्रेडिट बैलेंस है 78,000। क्रेडिटर है इसलिए लाइबिलिटी है ये आपकी। नवदीप अकाउंट, अब यहाँ पर देखो बैलेंस सीडी कहाँ लिखा है?
क्रेडिट साइड पर लिखा है। क्रेडिट साइड का मतलब है कि आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था और इसको बैलेंस करने के लिए आपने क्रेडिट साइड पर लिखा, तो ये बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है तो डेटर हो गया ये आपका, जो कि आपकी एसेट है, जिससे आपको 1,30,000 रुपए लेने हैं। नेक्स्ट है आपका ओंकारेश्वर अकाउंट। ओंकारेश्वर अकाउंट में देखो बैलेंस शीट ही आपका क्रेडिट साइड पर आ रहा है 45,000 रुपए से। इसका मतलब है आपका डेबिट साइड का टोटल 45,000 रुपए से ज्यादा है। इक्वल करने के लिए आपने क्रेडिट साइड पर लिखा और ये बैलेंस आपका हो जाएगा डेबिट बैलेंस 45,000 रुपए से। ये आपका डेटर है जो कि एसेट है, आपको उससे लेना है। नेक्स्ट है आपका रेंट अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है जिसका बैलेंस आप एंड ऑफ द ईयर करते हो, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करते हो। रेंट अकाउंट आपका डेबिट है, डेबिट साइड पर और अमाउंट आ रही है, क्रेडिट साइड पर नहीं है। बैलेंस करने के लिए आप लिखोगे बाय बैलेंस सीडी 8,000 रुपए। अब ये डेबिट बैलेंस है 8,000 रुपए और क्या है आपका खर्चा। खर्चा हमेशा डेबिट होता है। इस तरह से अब हमने सारे अकाउंट्स के बैलेंसेस निकाल लिए, उसको समझ लिया है किसका क्या बैलेंस है और क्या नेचर है। अब आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट इस तरह से है, जहां पर आप ऊपर नाम लिखते हो जिस कंसर्न का आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और जिस डेट को बना रहे हो वो डेट आप यहाँ पर डालोगे। अब नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ द अकाउंट। के कॉलम में आप लिखोगे अकाउंट का नाम, जिस अकाउंट का आप बैलेंस लिख रहे हो। जैसे कि पहले हमारे पास है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट लिखो। उसका डेबिट बैलेंस आ रहा है आपका 98,000, डेबिट के कॉलम में लिखो। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट लिखो। इसका भी आपका डेबिट बैलेंस है 5,91,000, डेबिट बैलेंस के कॉलम में लिखोगे। नेक्स्ट है आपका कैपिटल अकाउंट, नाम लिखो। क्रेडिट बैलेंस है 5,00,000, क्रेडिट के कॉलम में लिखो। नेक्स्ट है आपका परचेज अकाउंट। क्या है ये? डेबिट बैलेंस है, जिसे आप डेबिट के कॉलम में लिखोगे 6,82,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका परचेज रिटर्न अकाउंट, जिसका आपका क्रेडिट बैलेंस है 10,000 रुपए, यहां पर लिखोगे क्रेडिट के कॉलम में। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट है आपका क्रेडिट बैलेंस 9,81,000 रुपए, तो आप क्रेडिट के कॉलम में लिखोगे 9,81,000 रुपए। सेल्स रिटर्न है आपका डेबिट अकाउंट होता है, डेबिट बैलेंस होता है, जिसे आप डेबिट के कॉलम में लिखोगे 15,000 रुपए, जो कि यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट है आपका मुकेश अकाउंट। मुकेश अकाउंट आपका क्या हो रहा है? डेबिट क्रेडिट हो रहा है, तो आप क्रेडिट साइड पर लिखोगे 78,000 रुपए, क्रेडिट बैलेंस है उसका। नेक्स्ट है आपका नवदीप अकाउंट, जो कि आपका डेबिट बैलेंस है 1,30,000 रुपए। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर अकाउंट, डेटर है, डेबिट बैलेंस है आपका, डेबिट पे लिखोगे आप 45,000 रुपए। और नेक्स्ट है आपका रेंट अकाउंट, लास्ट 8,000 रुपए, डेबिट बैलेंस। अब आपने सारे बैलेंसेस लिख लिए ट्रायल बैलेंस में। अब बारी आती है टोटल करने की, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही कॉलम की। चेक करो क्या दोनों सेम आ रहे हैं। यहाँ पर डेबिट में आ रहा है आपका 15,69,000, मतलब कि 15,69,000, और क्रेडिट के कॉलम में भी 15,69,000। दोनों ही कॉलम का मैच कर रहा है टोटल, तो आपकी बुक्स एक्यूरेट है। अभी तक आपने जो पोस्टिंग की है वहां आपने कोई मिस्टेक नहीं की है फिगर लिखने में या डेबिट और क्रेडिट पोस्ट करने में। तो इस तरह से यहाँ हमने एक क्वेश्चन को समझ लिया है। आई होप कुछ ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, लाइन अप हो रहा होगा, कुछ कुछ दिमाग में आ रहा है कि हाँ इस टॉपिक में हमको क्या करना है, क्या समझना है। तो इसलिए और भी इसे अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ बने रहना, क्योंकि मैं लाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोस में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ इस क्वेश्चन को। लेकिन अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो व्हाट्सएप मी ऑन 9212666015। गुड बाय एंड टेक केयर।